करें, सब लोग आ गए मेरे ख्याल से, रुक तो जाते। चलो ठीक है, वो ऑन कर दिया तो ओके। वेदांत है, वेदांत कर दो बेटा। चलिए सुनिए ध्यान से, अब तक हमने बॉयस लॉ पढ़ लिया था। बॉयस लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्सली रिलेशन था, ठीक। इसे हटा के के बाई वी बन रहा था और फिर यहाँ से एक फॉर्मूला हमने ये बनाया। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट आता था, फिर यहाँ से फॉर्मूला बनता था V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। उसके बाद P इज इक्वल टू KT, इसमें प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, हटाते थे तो K आता था, फिर P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by V2, है ना। यहाँ भी V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2, मैं बाय बोलना भूल गया था इसमें। इसके बाद V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स के होता है, और K N प्रोपोर्शनल हटा हुआ तो कांस्टेंट, फिर V1 by N1 इज इक्वल टू V2 by N2। ये हमने अब तक पढ़ चुका था। इसके बाद हमने और क्या क्या इसमें डिस्कस किया, एक बात इसमें ध्यान रखेंगे कि इसके ग्राफ को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म। इसके जो ग्राफ बनते हैं वो बनते हैं बेटा, कांस्टेंट क्या रहता है, प्रेशर रहता है, तो आइसोबार, ठीक। इसमें जो ग्राफ कांस्टेंट रहता है वो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो आइसोकोर। और यहाँ पे कुछ भी वर्ड यूज नहीं करना है, यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट रहते हैं। तो आप यहाँ पे अगर प्रेशर के रिस्पेक्ट में दिया है तो आइसोबार, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में दिया है तो आइसोथर्म। इसके बाद बेटा कुछ कुछ खास बातें सुनो, जो मेरे से एक बात तो मेरे से बॉयल्स में छूट गई है, जो कि आप मुझे अभी एनसीईआरटी में ढूंढ के बताएंगे कि वो कहाँ है वो बात, ठीक। वो बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और वो हमारे नोट्स में नहीं है। जी हाँ, जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उसमें नहीं है शायद, या शायद हो भी सकता है, वो आप चेक करना कि है कि नहीं। मैं कह इसमें ये रहा हूँ कि आपको एक, अगर मैं यहाँ से V का फॉर्मूला पूछूं वॉल्यूम का, तो आप कहोगे सर यहाँ से वॉल्यूम का फॉर्मूला आप ये बना सकते हो K बाय P, ऐसे, ठीक है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा। अब मैं कहूँ बेटा जरा, अगर मैं रिलेशन निकालूं, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर, डेंसिटी एंड प्रेशर अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ। बॉयस लॉ अगर आपको कहा जाए कि बॉयस लॉ के हिसाब से बताओ रिलेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब आप क्या करो, इस वॉल्यूम की जगह पे ये वाली चीज पुट कर दो, K बाय P। तो देखो पुट कर रहा हूं, मास और वॉल्यूम की जगह लिख रहा हूं K बाय P। अब मैथमेटिक्स के हिसाब से P जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू आ गया मास अपॉन में K इंटू में P। आप साफ साफ देख सकते हैं कि डेंसिटी और P सामने सामने है, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इसमें आ जाता है बॉयस लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो ये टॉपिक छूट गया था, इसका स्क्रीनशॉट जरूर अभी ले लेना। उसके बाद बेटा चार्ल्स में मैंने आपको एक बात बताई थी, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, ये सारा का सारा जो है ये इसके हिस्से में आता है। अब चार्ल्स में सुनो मैंने क्या बताया था, चार्ल्स में मैंने आपको एक बताया था एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये क्या है बेसिकली, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो जीरो हो जाता है, ठीक। और ये है कौन सा टेम्परेचर, केल्विन में इसको जीरो केल्विन बोलते हैं, लेकिन अगर सेल्सियस में बात करी जाए 273.15 डिग्री सेल्सियस इसको बोलते हैं। ये हमने इसमें कर लिया था, ठीक। इसके बाद बस ये इतना था, इतना हमने पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने सारी इक्वेशंस को मिला के एक आइडियल गैस इक्वेशन आपके सामने रखी थी, जो कि था PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। और इसमें मैंने प्रेशर को कहा था कि ATM में रखना, वॉल्यूम को लीटर में रखना, इसको मोल्स है ये, तो R की वैल्यू है 0.0821, ठीक है। और इसकी R की यूनिट भी निकाली थी, क्या निकाली थी अगर आपको याद है तो, ATM लीटर मोल पर केल्विन, इस प्रकार से हमने इसकी यूनिट भी निकाल ली थी। और टेम्परेचर किस में रखना है, टेम्परेचर केल्विन में रखना है, ये हमारी बात हो चुकी थी। इसके बाद अब मैंने इसमें आपको डेंसिटी का एक रिलेशन निकाल के दिखाया था यहीं से, प्रेशर और डेंसिटी का, सेम जैसे यहाँ निकाला है ना वैसे ही रिलेशन सेम आएगा, लेकिन ये आइडियल गैस के हिसाब से है, ये बॉयस लॉ के हिसाब से। तो इसमें कैसे निकाला था, P और यहाँ पे R और T लिख लो, V को यहाँ भेज दो N के नीचे, इसके बाद यहाँ N को लिख दो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक। और V लिखो ये साथ वाला V, और P अपॉन में RT। अब बेटा मोलर मास को यहाँ भेज दो, तो P इंटू में मोलर मास अपॉन में R इंटू T इक्वल टू गिवन मास अपॉन में वॉल्यूम। अब मास अपॉन वॉल्यूम का डेंसिटी, तो भाई साहब P
मोलर मास आर टी इज इक्वल टू डेंसिटी। एक ये फॉर्मूला बनाया था हमने, ठीक। फिर यहीं से एक और फॉर्मूला हमने बनाया था कि मान लीजिए आपको 1 मोल गैस दे रहा है, ठीक है, 1 मोल गैस दे रहा है या 3 मोल दे रहा है, और कह रहा है इस कंटेनर का कुछ प्रेशर है P1, कुछ वॉल्यूम है लेट इट बी V1, कुछ टेम्परेचर है लेट इट बी T1, और ये वो गैस। तो सुनना, एक कंटेनर है जिसका कुछ प्रेशर होगा P1, जिसका कुछ वॉल्यूम है V1, जिसका कुछ टेम्परेचर है T1, ठीक है, और कितना इसमें अमाउंट है, मान लो x मोल ऑफ गैस, x मोल ऑफ गैस इसमें है, ठीक। अब आपने क्या करा, x मोल ऑफ गैस को तो ऐसे ही रखा, आपने प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम इसमें छेड़खानी कर दी, आपने क्या करा, प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है। प्रेशर कैसे बढ़ाओगे याद करो, ये अगर एक पिस्टन होता तो पिस्टन ऐसे पुश कर देते, तो आपने पिस्टन पुश किया हो तो प्रेशर बढ़ गया। अब आप बताओ, अगर प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम घट गया होगा, क्योंकि पी और वी में कैसा रिलेशन है, बॉयज के हिसाब से इनवर्सली। और अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया है तो टेम्परेचर बढ़ गया होगा, क्यों, क्योंकि गेन उस में पी और टी डायरेक्टली है, तो टी भी चेंज हो गया, वी भी चेंज हो गया, एक पी के चेंज करने से, प्रेशर के चेंज करने से टेम्परेचर वॉल्यूम दोनों चेंज हो गए। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कितना चेंज हो गया, तो आप कैसे एक फॉर्मूला निकालोगे, तो आप कहोगे इसमें हमने कुछ चेंज किया, यहाँ लिख देता हूं चेंज। अब चेंज करने के बाद गैस तो हुई है इतनी, P2 हो गया, V2 हो गया और TV2 हो गया, भाई प्रेशर भी बढ़ गया, वॉल्यूम भी बदल गया, टेम्परेचर भी बदल गया। अब कैसे रिलेशन निकालें जी, तो यही से रिलेशन निकाल लो। अगर मैं इसके लिए पूछूं कि आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, तो आप कहोगे सर P1V1 nRT1, मैं को बेटा n और r का रिलेशन बताइए, आप कहोगे सर nR इज इक्वल टू P1V1 अपॉन T1। n क्या है, n नंबर ऑफ मोल्स, जो कि हमने x माने हुए हैं, तो x लिखना है तो x लिख दो, वरना n रहने दो। अब यहाँ क्या हो, मैं कहूँ बेटा इसके लिए जरा लिखियो आइडियल गैस इक्वेशन, तो आप कहोगे सर P2V2 nRT2, मैं कहूँ बेटा n और r का रिलेशन निकालिए, तो आप कहोगे सर nr का रिलेशन हो गया P2V2 अपॉन T2। अब देखो n मतलब यहाँ भी तो मोल्स ऑफ गैस x ही है, तो चाहे आप यहाँ लिखो चाहे आप यहाँ देखो, दोनों तरफ देख लो नंबर ऑफ मोल्स सेम है, और R भी सेम है, दोनों तरफ गैस कांस्टेंट होता है 0.0821 सेम है, तो NR की वैल्यू यहाँ पे और NR की वैल्यू यहाँ पे सेम होगी। अगर यहाँ 5 मोल है तो यहाँ भी 5 ही रख रहे हो, यहाँ R की जो वैल्यू है वही R की यहाँ रख रहे हो, तो मतलब इनका LHS सेम है, तो RHS भी तो सेम होगा। पर यहाँ से एक फॉर्मूला तैयार होता है P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन में T2। आराम से चेक करो, हमने बहुत सारे फॉर्मूले लिख दिए आपके लिए, ठीक है। ये एक कंप्लीट फॉर्मूला की लिस्ट है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला मेरे ख्याल से बस, और तो मेरे ख्याल से कोई भी फॉर्मूला नहीं है शायद, ठीक है। बाकी अभी एक बार चेक कर लो, आप लोग भी बता दो, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। सर, हाँ बेटा। सर अभी आपने वो डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और एक ही पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, बस यही दो बच रहा है ना, हाँ, जिसके फॉर्मूले हैं। ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ाया, हाँ इनके भी फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया और इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ और लास्ट टॉपिक जो ये बच्ची बोल रही है डेल्टन्स लॉ, वो पढ़ा के फिर न्यूमेरिकल पे जंप करेंगे, तो आपका सारा ध्यान न्यूमेरिकल्स पे होना चाहिए। इसके न्यूमेरिकल्स बच्चों से जल्दी जल्दी हो नहीं पाते और हमें करने हैं जल्दी, दिमाग लड़ा के फटाफट, ठीक है। तो फॉर्मुलों की लिस्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए और कौन सा फॉर्मूला कैसे बना है वो पता होना चाहिए, क्योंकि जहां लैंग्वेज में चेंज आया वहां फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है। इसे मिटाने जा रहे हैं, चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो अगली हेडिंग आपको नोट्स कह रहा हूँ, किताब में एनसीईआरटी में मिलेगी, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि आखिरी लॉ है हमारे लिए गैसेस को लेकर, डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। आखिरी लॉ सबसे आसान, बहुत आसान है लॉ, ध्यान से देखो, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। दिशा जो है बार बार क्लास ज्वाइन कर रही है, बार बार लेफ्ट कर रही है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या चाहती है दिशा, अभी तक नेट ठीक नहीं हुआ,
अच्छा, दिशा ने दो फोन से ज्वाइन कर रखा है, एक से ऑडियो एक से वीडियो, है ना दिशा? चल शुरू कर रहे हैं, है ना? अब सुनो, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है कि ये कहते हैं कि एक कंटेनर ले लो, एक कंटेनर, और ये चीज तो आपको भी पता है ऑलरेडी, जो ये कहते हैं ना, ये चीज आपको भी पता है पहले से। देखो ये कैसा बन गया, ठीक, इसके अंदर ना गैस है कुछ, ये गैस है कुछ, ये, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए गैस को, ठीक है, ये जो डॉट बनाए हैं ये ए है। एक यहाँ पे ऐसी वाली गैस है, स्क्वायर वाली, स्क्वायर वाली, जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, गिरम स्क्वायर वाली गैस, ये इसके मॉलिक्यूल स्क्वायर वाली शेप के हैं, ऐसे इस प्रकार से। ये एक और ले लो ऐसे, और एक और ले लो ट्रायंगल की शेप की, ट्रायंगल की शेप की कोई गैस मॉलिक्यूल ले लो, इसको सी बोल देते हैं, है ना? वो भी बना देते हैं, 4-5 बना देते हैं उसके भी। ये लो एक बना दिया, ये लो एक और बना दिया, ये लो एक और बना दिया, यहाँ पे एक और बना दो, यहाँ पे डॉट वाले बना दो 2-3, एक स्क्वायर वाला और बना दो। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 3 गैसेस ले ली, कोई डॉट की है, कोई स्क्वायर शेप की है, कोई ट्रायंगल शेप की है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इस सिलेंडर की दीवार पे टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर कितना जनरेट होगा, कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, कितना प्रेशर प्रोड्यूस होगा, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आपको सर बड़ा आसान है सर, 3 गैसेस हैं, तीनों गैसेस अपना अलग अलग प्रेशर लगा रही होंगी, आप हमें तीनों गैसेस का प्रेशर बता दो, हम उसको जोड़ के आपको बता देंगे। मतलब पीटी जो है टोटल प्रेशर, वो बराबर होगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी के, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं पूछूं कि क्या आप आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं इसके लिए, तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआर। अब मैं कहूं कि बेटा यहाँ अगर मैं ए लिख दूं तो वॉल्यूम बाय ए, मोल्स ऑफ ए, टेम्परेचर ऑफ ए, ठीक है। अब घर में खाना बन रहा है, कुकर की आवाज आने वाली है सीटी की, ठीक है, तो बस मुझे 5 सेकंड दो, सीटी बज जाए, मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ, सीटी बज जाए फिर माइक ऑन करता हूँ, इतना मैं पानी पी के आता हूँ। इस हेडिंग को ढूंढो एनसीईआरटी में कहाँ है। चलो रेज योर हैंड कि हाँ सर हम यहीं पे, हम नहीं गए कहीं भी, आप भले चले जाते हो लेकिन हम यहीं हैं। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। ओके वेरी गुड वेरी गुड। अनुराग, दिशा, वेदांत, रेज योर हैंड। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अनुराग रह गया बस, चलो हो गया, उसने भी कर दिया। तो टोटल प्रेशर कितना है, ए बी और सी तीनों को जोड़ के। बेटा इस गैस का पी ए के लिए एक्सप्रेशन लिखो तो पी ए बी ए एन ए आर टी ए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं पीबी के लिए लिखना, मतलब बी गैस के लिए, तो आप कैसे लिखोगे, पी बी वी बी, मोल्स ऑफ बी आर, और टेम्परेचर बी का। मैं कहूँ बेटा सी के लिए लिखियो, तो सी के लिए भी प्रेशर ऑफ सी, वॉल्यूम ऑफ सी, मोल्स ऑफ सी, आर और टेम्परेचर ऑफ सी, ऐसे लिखो। अब आप एक बात बताओ, ठीक है, जिससे मैं पूछूंगा वो माइक ऑन कर बताएगा। आदित्य भाटी, आदित्य भाटी माइक ऑन करो। यस सर। बेटा इस गैस का यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल्यूम मान लो 5, अब बताओ यहाँ ये क्या पुट करो। सर सर पता नहीं सर। पता नहीं ये क्या होता है, वीए, ये बताओ होता क्या है वीए। सर वी वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका,
सर गैस का। अभी कंटेनर का 5 लीटर है हमारे। हमारी बात हुई थी ना कि जितना कंटेनर वॉल्यूम का होता है उस वॉल्यूम गैस का भी होता है। तो यस यहाँ से सर। क्या करूंगा यहाँ पे? अच्छा सर, वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। हाँ नहीं, वॉल्यूम सिलेंडर का नहीं, वैल्यू बताओ क्या, मैग्नीट्यूड क्या पुट करूंगा? इतना तो कोई भी बता देता अभी तक। अरे कोई और ही बता सर दो भाई, 5। माइक ऑन करके कोई और बता दो सर यहाँ पे 5। क्या पुट। 5। 5। सर आपने तो वो अच्छा हाइट बोला है पर। हे भगवान, 5 लीटर लिखा है, लीटर वॉल्यूम होता है लीटर। सर आपने वो एरो क्यों बनाया ऊपर से नीचे तक? तो कैसा एरो बनाऊं? आप बताओ कैसा एरो बनाऊं वॉल्यूम के लिए, आप बताओ। सर सिर्फ 5 ही लिखो और अंदर दिखा दो ऐसे कि ये है। ठीक है भाई, मुझसे गलती हो गई, ये लो। अब ठीक है। यस सर। अब मैं पूछूं वॉल्यूम ऑफ बी, यहाँ पे क्या पुट करोगे? तो भी आप बोलोगे 5 लीटर, क्योंकि बी गैस भी तो इसी 5 लीटर में घूम रही है, उसके लिए भी तो पूरा वॉल्यूम बी 5 लीटर, और सी वाले के लिए भी ये 5 लीटर। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ध्यान से सुनना। आप ये सोच रहे होंगे सर तीनों गैसेस इसमें घूम रही हैं तो तीनों का 5-5 लीटर। तो जी हाँ, तीनों का 5-5 लीटर। जब ए गैस इसमें घूम रही है ना, तो वो बी और सी को इग्नोर मारती है, वो सोचती है कि हाँ कोई है ही नहीं, बी और सी है ही नहीं, मैं अकेली हूं। तो जब वो गैस अकेली अपने आप को मानती है तो पूरा सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम वो 5 लीटर उसका ही माना जाएगा ए के लिए। सिमिलरली जब बी को आप कंसीडर करोगे तो बी वाली जो गैस है वो ए और सी को इग्नोर मारती है, यहाँ ए और सी कोई घूम ही नहीं रहा, मैं फ्रीली घूम रही हूँ। तो पूरा कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो बी का वॉल्यूम, और सिमिलरली सी के लिए होता है। एक्चुअली में क्या है बच्चों कि इस कंटेनर में जो गैस के मॉलिक्यूल के साइज है ना, ये बहुत छोटे हैं, बहुत 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 छोटे हैं। तो इनका होना ना होना एक बराबर समान। तो जब ए गैस घूम रही होती है तो वो कभी भी बी और सी से टकरा नहीं रही। टकरा इन द सेंस मतलब वॉल्यूम उसको पता नहीं चल रहा कि कोई यहाँ और भी है, उसको लगता है कि मैं ही घूम रहा हूँ बस। तो पूरा वॉल्यूम जो 5 लीटर है वो ए के लिए भी 5 लीटर है, बी के लिए भी 5 लीटर है, सी के लिए भी 5 लीटर है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जिस कमरे में भी हैं, ठीक, तो आप उस कमरे में कितना घूम सकते हैं, कितना चल सकते हैं? तो आप कहेंगे सर पूरा कमरे में चल सकता हूं मैं, तो कहीं भी बता दो, इस कोने पे ऐसे 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 कहीं भी। अब मैं उसी में आपके भाई को डाल दूं, उसी में आपकी मम्मी को डाल दूं, उसी में आपके पापा को डाल दूं, पूरे घर में, और बोलूं बेटा अब बताना आप कितना चल सकते हो? तो अब भी तो आप ये कहोगे सर मैं पूरे घर में चल सकता हूँ। जब सामने कोई मॉलिक्यूल आएगा तो रास्ता बदल दूंगा, और घूम तो मैं पूरे कमरे में सकता हूँ। बोलो हाँ है ना? यस सर। सर तो तो मतलब इस अगर तरीके एक गैस हम पूरी फिल कर दें एक उसमें, तो दूसरी गैस भी डाल सकते हैं उसी में। हाँ, उसके लिए भी उतना ही वॉल्यूम माना जाएगा वो। तो सर जैसे अगर हमने एक एक जो कोई भी चीज ली, जैसे सिलेंडर लिया, उसमें पूरी ऊपर तक ही गैस भर दी पूरी, तो भर दो भर दो। उसमें फिर उतनी एक और गैस चल जाएगी, फिर उतनी हाँ एक और हाँ भी चल बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल भरो, और भरो, मेरी तरफ से O2 भरो, H2 भरो, N2 भरो, लेकिन वो गैसेस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। पता चला तुमने N2 डाल दिया, H2 डाल दिया, N2 H2 घूमते घूमते किसी दिन रास्ते में मिल गए सिलेंडर के अंदर, तो अमोनिया बना देंगे, NH3। समझे नहीं समझे क्या कह रहा हूँ? यस सर, समझ यस गया। सर। तो मेरी तरफ से तो तुम कुछ भी डालो, कितना ही डालो। एक बात और, अब तुम भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, तो भाई गैसेस के मॉलिक्यूल की जगह जो बीच में थी, जो इतनी इतनी थी, वो तुम भरते जाओगे तो कम कम हो जाएगी। और अगर जब गैस ज्यादा पास पास आ जाएगी तो कंप्रेस भी हो सकती है, लिक्विड बन जाएगा। फिर मुझे मत कहना कि सर मेरी गैस गायब हो गई, आपने लिक्विड बना दिया। प्रेशर भी तो बन सकता है। प्रेशर बनेगा तभी तो, प्रेशर तो बनेगा ही, ज्यादा प्रेशर बनेगा ही। अब सिलेंडर भी फट सकता है, आपने इतना गैस भर दिया कि सिलेंडर फट गया। कुकर फट जाता है, कुकर ऐसे ही तो फटता है कई बार। कुकर में क्या होता है, जो सीटी होती है, जो सीटी ऊपर उठती है वो ब्लॉक हो जाती है, सीटी उठ ही नहीं पाती, कोई टेक्निकल इशू होता है, सीटी अटक गई। अब तुम हीट करे जा रहे हो नीचे से, तुम इस इंतजार में हो कि मेरी सीटी बजेगी, मेरा खाना पकेगा, और भाई साहब वो वेपर दीवार में मार मार के उन्हें जगह मिल नहीं रही सीटी से निकलने की, वो कुकर ही ब्लास्ट हो जाएगा। हालांकि बहुत रेयर केस होता है, बहुत रेयर, ठीक है, लाखों में एक बार, करोड़ों में एक बार।
मैंने तो कभी देखा भी नहीं ना मैंने कभी आसपास सुना, पहले बता दूं आपको, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि ऐसा होता है, तो इसलिए आपको बता दिया। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो बेटा यानी कि इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम सेम है, तो आप क्या करो, इसको अलग अलग एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो, खाली वी लिख दो, तीनों की वैल्यू जब 5-5 पुट करोगे सेम, जो इसका टेम्परेचर होगा ए गैस के लिए, बी गैस का भी वही टेम्परेचर होगा, सी गैस का भी वही टेम्परेचर होगा। तो टीए को क्यों लिख रहे हो, टी लिखो सिर्फ इस प्रकार से। क्लियर। अब मैं आपसे पूछूंगा आप पीए का एक्सप्रेशन दो, तो आप लिखोगे पीए इज इक्वल टू NaRT/V। ऐसे यहाँ पे पीवी के लिए हो जाएगा NbVRT, ऐसे यहाँ पीसी के लिए हो जाएगा NcVRT। अब मैं आपसे कहूँ बेटा इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पुट करो, इसको इसको और इसको यहाँ पे PABC की जगह, तो देखो क्या आ जाएगा, NaRT/V प्लस NbRT/V प्लस NcRT/V। बेटा मोल्स तो ABC रहेंगे, आप ये मत करना कि तीनों को N लिख दिया, क्या आपने तीनों के सेम मोल लिए थे, अलग अलग लिए थे, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 10 मोल, किसी के 20 मोल, किसी के 30 मोल, तो अलग अलग लिए थे, तो अलग अलग एक्सप्रेशन है। वॉल्यूम सबके लिए सेम है क्योंकि कंटेनर सेम है, टेम्परेचर सबके लिए सेम है। आगे सुनो, यहां से RT/V कॉमन ले लो, RT/V कॉमन ले लो, ये लो तीनों में से, और यहाँ पे PT लिखो, इस प्रकार से चेक कर लो। ठीक है, ये हो गया एक्सप्रेशन, और इसको आप 1 मान लो, इसको आप 2 मान लो, इसको आप 3 मान लो, इसको आप 4 मान लो। और अब देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं डिवाइड 1 बाय सर सारे गैसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों हुआ? कांस्टेंट इसलिए हुआ कि अगर टेम्परेचर आप सोच रहे हैं ये है कि गैसेस आपस में यहाँ टक्कर मार मार के अपना टेम्परेचर बढ़ा रही होंगी, तो ये कंटेनर हम कंडक्टिंग वाला ले रहे हैं, मतलब अगर ये टेम्परेचर यहाँ हीट ज्यादा हो जाती है तो दीवार से वो हीट बाहर निकल जाएगी, जो फालतू हीट हो रही है वो बाहर निकल जाएगी, तो टेम्परेचर जो बाहर है जो अंदर है सेम हो जाएगा, तो टेम्परेचर बदलेगा नहीं। 25 डिग्री अगर पहले था और तुम मान रहे हो कि गैस डालने से भिचम भिची हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया होगा, 40 हो गया होगा, तो भाई वो गर्मी बाहर निकल जाएगी, और गर्मी बाहर निकल जाएगी तो वापस 25 हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। इस तरीके से सोचना है, ठीक है, कि टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ पा सर रहा है ना, वैसे तो हाँ बेटा। सर किसी गैस के साइज पे भी प्रेशर डिपेंड करता है? हाँ बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, तो सर लेकिन यहाँ अभी पे हम हम उस लोग या इग्नोर यहाँ अभी पे उसको हाँ इग्नोर कर देंगे। ओके सर। अभी उसको इग्नोर कर दिया, अभी हम क्या कर रहे हैं, गैस के पार्टिकल को एकदम पॉइंट साइज मान के चल रहे हैं, ठीक है। आइडियल गैस में, या आइडियल गैस पढ़ रहे हैं ना सारी चीज, आइडियल क्या होता है बताऊंगा, तो सर पॉइंट साइज आइडियल मान के तो चल वही रहे हैं हम हुआ गैस। ना, हाइपोथेटिकल जो होता है वो, हाँ क्योंकि अभी फिजिक्स में ही करेंगे, पढ़ा है तो वही है। हाँ वही है, ठीक है। अब सर 1 और 4 को हाँ बेटा, सर अगर गैसेस जो डाली हैं उनका पहले से ही टेम्परेचर लगे तो? पहले से ही टेम्परेचर अलग है तो कैसे अलग, मतलब कैसे करोगे अलग, कैसे बताओ क्या? सर मतलब ए का टेम्परेचर बी से ज्यादा है और सी का सबसे कोई ज्यादा है बात और नहीं, साथ में ज्यादा है तो? नहीं आप ये कह रहे हो, सुनो मैं, आप ये कह रहे हो कि सर कंटेनर लो 20 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, आसपास 20 डिग्री है, और सर कहीं से ना 100 डिग्री वाली गैस लाके इसमें डाल दो, कहीं से 400 डिग्री वाली गैस लाके इसमें डाल दो, कहीं से 700 वाली गैस लाके इसमें डाल दो, तो सर अब तो कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हाँ या ना, यही कह रहे हो? यस सर। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि वो जो हीट आप लेकर आए हो वो यहां से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि कंडक्टिंग वॉल्स हैं, और एनर्जी हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे ट्रांसफर होती है, तो यहाँ जो तुमने इतना गर्माहट कर रखा है सब ट्रांसफर हो जाएगा सराउंडिंग में, सब बाहर निकल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ढक्कन खुला है, ढक्कन खुला हुआ तो गैस ही भाग जाएगी, मैं कह रहा हूँ कि जो दीवारें हैं ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं, हीट इनके आर पार जा सकती है, तो अगर तुमने यहाँ ज्यादा हीट कर रखी है वो बाहर निकल जाएगी, और जब तक निकलती रहेगी तब तक दोनों जगह सेम ना हो जाए, तो वापस से तापमान उतना ही आ जाएगा 25। ओके सर समझ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब डिवाइड करें अगर, तो पीए को ऊपर लिखोगे, एलएचएस वाले साइड को पीए को, और ये पीटी नीचे लिखोगे। अब इसकी ये चीज ऊपर लिखोगे NaRT/V, और इसकी ये चीज नीचे लिखोगे Na + Nb + Nc,
और RT बाय V, ऐसे डिवाइड कर दिया दोनों को। अब RT बाय V से RT बाय V कट गया पूरा। ये देखो ये मोल्स का सम है, Na प्लस Nb प्लस Nc, टोटल मोल्स हो गए। यानी इस कंटेनर में टोटल मोल्स कैसे पता कैसे चलेगा, A के B के C के मोल्स जोड़ दो तो टोटल मोल्स हो गया। तो मैं इसकी जगह Nt लिखने वाला हूं। तो देखो ये ऐसे लिखेंगे Na अपॉन में Nt, इसको ऐसे लिख दिया। अब आ जाओ चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में एक मोल फ्रैक्शन करके यूनिट थी, कंसंट्रेशन टर्म थी। मैं आपसे पूछता कि बेटा बताना मोल फ्रैक्शन A का, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन A का बताओ, तो तुम क्या कहते सर मोल्स A अपॉन में टोटल मोल्स, वही तो होता है मोल फ्रैक्शन। बोलो हाँ है ना, यस बोलो यही होता है मोल फ्रैक्शन चैप्टर 1। यस कोई नहीं बोल रहा, फिर हम रुके रहेंगे। यस सर यही होता। ठीक है, तो अब इस Na/T की जगह मैं मोल फ्रैक्शन A लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये जो है Na/T, तो मैं इसकी जगह मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूँ A का। तो ये Pa अपॉन PT इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन A का। अब PT को वहां भेज दो तो फाइनल रिलेशन ये आता है Pa इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन A इंटू PT। ये आया फाइनल एक्सप्रेशन कि A के द्वारा लगाया गया प्रेशर, A के द्वारा लगाया गया प्रेशर कितना होगा वो डिपेंड करता है कि उसका मोल फ्रैक्शन कितना है और टोटल प्रेशर कितना है। अब वैल्यूज दी जाएगी, पुट करना, आंसर आ जाएगा। ऐसे मैं पूछूं PB कि B के द्वारा लगाया गया प्रेशर कितना है, तो आप कहोगे सर मोल फ्रैक्शन B का और टोटल प्रेशर। लो जी। ऐसे पूछूं C के द्वारा लगाया गया प्रेशर कितना होगा, जो सिर्फ C लगा रही होगी प्रेशर दीवार पे। अब कहोगे सर PC बराबर जितना मोल फ्रैक्शन होगा C का और टोटल प्रेशर। ये इस तरीके से ये 3 एक्सप्रेशन आ गए आपके, और ये था डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो अब बढ़ते हैं आगे बच्चों, होने लायक हो गए हैं क्वेश्चंस। 40 मिनट तो नहीं हुए अभी, हो गए 40 मिनट। आप लोग वापस से